हमारे भारतीय घरों में सबको ऐसी बहू चाहिए होती है जो सारा काम कर ले, सब कुछ संभाल ले, सब कुछ जानती हो, लेकिन बस सब कुछ हमसे पूछ के करे। तो हमारी ज्योति ने इस चीज को थोड़ा ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। जल्दी बताइए, आपका समय जाता जा रहा है, आपके पास बस 60 सेकंड है, उसके बाद आपके सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। मटर पनीर, पनीर कोफ्ता, पनीर भुर्जी, या आप इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे? भैया जल्दी बताओ ना, टाइम चला जा रहा है। अरे जल्दी बताओ दोनों, वरना आज भी कुछ नहीं बनेगा खाने में। पनीर भुर्जी बना दो, ठीक है। और रोटी में क्या लेंगे? चावल, रोटी, ब्रेड या पुलाव? जल्दी, आपके पास 60 सेकंड का वक्त है। चावल बना दो, ठीक है। पनीर भुर्जी और चावल, ये आपने चूज किया है, मैं जा रही हूँ बनाने। और साथ में क्या लेंगे? रायता, पापड़, पानी या सलाद? पापड़ कर दीजिए। ठीक है, डन। अरे दोनों के दोनों गधे हो सच में। पनीर भुर्जी, चावल और पापड़, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ भला खाने में? अरे माँ, अब 60 सेकंड में इंसान को क्या समझ में आएगा कि क्या खाना है, किसके साथ खाना है? हाँ माँ, भाभी हमें इतना नर्वस कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा जवाब देना है। खाओ अब, पनीर भुर्जी, चावल और पापड़। अरे माँ, ये तो शुक्र मनाओ कि हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। कल तो हमने सोचने में ही इतना वक्त ले लिया कि वक्त खत्म हो गया, और फिर भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया। फिर तो हमें दूध और ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ा था। हाँ माँ, आज कम से कम खाना तो मिल जाएगा। पता नहीं बहू ने ये नया चोचला कहाँ से सीखा है। खाना टेबल पर खाएंगे, जमीन पर, बिस्तर पर या सोफे पर? टेबल पर। टेबल पर। टेबल पर। ठीक है, आ जाइए फिर। चलो। अरे क्या हुआ? आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसी बहू है, अपने ससुराल वालों को जब देखो 4 ऑप्शन देती रहती है, उन्हें परेशान करती है। क्यों करती है ऐसा? तो इसका जवाब जानने के लिए आप पहले ये देखिए। मम्मी जी, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। खाना बन भी गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सुबह ही बना लिया था। अच्छा, क्या बनाया है खाने में? आज मैंने गोभी आलू की सब्जी, रोटी, रायता और पुलाव बनाया है। अरे बहू, पूछ तो लेते कम से कम। मुझे आलू गोभी की सब्जी के साथ चावल पसंद है। और आलू गोभी की सब्जी खाता कौन है? कोई और ऑप्शन दे देती। हाँ भाभी, हमें आज कुछ और खाने का मन था। वो मुझे लगा जब तक आपसे पूछूंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद से ही बना लिया। कोई बात नहीं, आप सब रात के लिए मुझे बता दीजिए क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, हम सोच के बताते हैं रात के लिए। ठीक है, चलिए अभी तो खा लीजिए खाना। हाँ, अब चलो, बन ही गया है तो खाना ही पड़ेगा। पर अगली बार से ना पूछ लिया कर बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी। ज्योति जब अपने मन से खाना बनाती तो उससे यही कहा गया कि एक बार हमारी पसंद पूछ तो लिया कर, और इस बार उसने सबसे पूछ के खाना बनाने के बारे में सोचा। तो मम्मी जी, आकाश और रिया, अभी आप बता दीजिए कि रात को खाने में क्या खाएंगे, तो मैं वही बना देती हूँ। हाँ हाँ, सोचो, आज कुछ अलग खाते हैं। हाँ बताइए ना, बना देती हूँ मैं। हाँ, दाल तो कल ही खाई थी तो आज नहीं बनेगी। पाव भाजी रात को हैवी हो जाएगी, इसलिए वो भी नहीं। कड़ी चावल बना दे। कड़ी कौन सी, बेसन वाली या वो दही वाली? मैं तो कहती हूँ मसाला खिचड़ी बनवा लेते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी सिलेक्ट कीजिए ना, पहले ही रात के खाने का वक्त हो चुका है। अरे हाँ, बताते हैं ना भाई। ये तीनों खाने को लेकर आपस में बहस करते रहे और इसी में 1 घंटा चला गया। अब तीनों को भूख भी लग गई थी। अरे मुझे तो अब भूख लगी है। तो आप लोग बताइए ना क्या बनाना है, कब से तो पूछ रही हूँ मैं। अरे अब ना ऐसा ही कुछ बना दे जो जल्दी से बन जाए, हमें बहुत भूख लगी है। जो फटाफट बन जाए वैसा ही कुछ बना दीजिए भाभी। ठीक है, आप लोग 15 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ जल्दी जा भाई। ज्योति जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और उपमा बना लाती है, क्योंकि यही तो डिश है जो सबसे जल्दी बन सकती थी। अरे वाह, बन भी गया खाना। बता क्या बनाया है? माँ जी, उपमा बनाया है। आप सबको भूख लगी थी ना, तो जल्दी से मैंने यही बना दिया। अरे उपमा कौन खाता है, और कुछ बना लेती। तो मैंने पूछा तो था ना आपसे। आगे से ना हम खुद ही बता देंगे क्या खाना है। हाँ, अब जो बनाया है खा लो, कल से मैं ही बता दूंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इन लोगों का। ज्योति की परेशानी बस ये थी कि वो जो भी करती उसके ससुराल वाले हर काम में नुक्स निकालते या खुद की पसंद बताने लगते। अरे ज्योति, 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। चाय तो भाई मैं भी पीऊंगी। भाभी सबके लिए रख रही है तो मेरे लिए भी रख दीजिएगा।
ठीक है, मैं सबके लिए चाय रख देती हूँ। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म चाय, और ये रहे साथ में बिस्किट्स। हाँ हाँ, ला ला। इसमें अदरक तो डाला है ना बहू? जी माँ जी, अदरक डाला है। और इलायची? वो नहीं डाली। भाभी तुलसी के पत्ते तो डाले हैं ना? नहीं, वो भी नहीं डाले। अरे मुझे इलायची वाली चाय पीनी थी, तुम पूछ तो लेती या ऑप्शन दे देती कि कौन सी पियोगे। और मुझे तो तुलसी के पत्तों वाली पीनी थी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ बहू, ये ना तेरी बड़ी गलत आदत है। तू पूछती भी नहीं कि ये बनाओ या वो बनाओ। हाँ, हमारे पास ऑप्शन होंगे तो हम बता पाएंगे, क्यों रिया? वही तो भाभी, आगे से ना पूछ लिया कीजिए, इससे आपका भी वक्त बचेगा और हमें भी अपनी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। आप लोग सोचने में ही इतना समय लगा देते हैं, तब तक खाने का वक्त हो जाता है। अरे तो हम फटाफट ऑप्शन में से चूज करके बता देंगे ना। ठीक है, आज के बाद मैं आपको हर खाने के लिए 4 ऑप्शन दूंगी। ये हुई ना बात। तो बताइए, कौन सी चाय पियेंगे आप सब? पानी वाली, दूध वाली, अदरक वाली या ब्लैक टी? आप सबके पास 60 सेकंड है। अब वो मैं ना वो चाय। भैया जल्दी। अरे हाँ, 1 मिनट रुक जाना। अरे मुझे ना वो चाय। आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप लोग खुद बना के चाय पी सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप पी सकते हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे सुन तो बहू, चली गई। तुम दोनों जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? अरे मेरा तो पारा ही ऊपर चला जाता है माँ, कुछ समझ भी नहीं आता कि कहना क्या है। अब बनाओ खुद चाय। लेकिन बनाएगा कौन? माँ आप बना रही है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बना रही चाय, तुम दोनों बना लो, और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अरे रिया, तू जाकर बना देना। मैं? भैया आप जाओ ना, बना दो ना प्लीज। और मांगो ऑप्शन। भूख तो अब 1 कप चाय तो तुम लोगों से बनाई नहीं जा रही, और ऑप्शन मांगने चले थे। हाँ नहीं तो क्या, अब तो रोज पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है, और कभी कभी तो खुद ही बनाना पड़ता है। ज्योति अब हर खाने के वक्त तीनों को 4 ऑप्शन देती, जिनमें से उन लोगों को खाना क्या बनाना है चूज करना होता था। लेकिन कम वक्त की वजह से ये लोग उनमें से कुछ भी चूज कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि दिन के खाने में आप क्या क्या खाएंगी? आपके ऑप्शन में है मटर की सब्जी, लौकी की सब्जी, करेले या भिंडी की सब्जी। आपका समय शुरू होता है अब। अरे जल्दी बताओ, समय निकलता जा रहा है। मटर पनीर। मटर पनीर को लॉक कर देता हूँ मैं। अरे करेला कहता, कितने दिनों से नहीं खाया क्या तू भी ना? आकाश, अब चुन लिया माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल, मटर पनीर के साथ क्या लेंगे आप? रोटी, चावल, पराठा, ब्रेड। आपका समय शुरू होता है अब। ब्रेड ब्रेड। अरे नहीं नहीं, रोटी रोटी। अरे मटर पनीर के साथ चावल अच्छा लगता है। सॉरी, आपका समय खत्म हो चुका है। अब आप लोग खुद ही रोटियां बनाकर खा सकते हैं। चलिए तो आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है, साथ में आप क्या लेना पसंद करेंगे? आपके ऑप्शन है आलू टिक्की, बूंदी रायता, चाट या कचौरी। कचौरी, कचौरी को लॉक कर दो। अरे नहीं नहीं, कचौरी तो परसों ही खाई थी। चाट को लॉक करते हैं ना। जल्दी कीजिए, आपका समय जाता जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत प्लीज। अरे आप सब ने तो कहा था ना कि हमसे पूछना, ऑप्शन देना। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ऑप्शन? और दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आज के बाद तुझे जो समझ में आए वही बना देना बहू, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जो बनाओगी हम वही खा लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहे तो मैं और भी ऑप्शन दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं। ठीक है फिर, जैसा आप सब कहे। विधवा माँ। सुनीता को बड़ा शौक था रंग बिरंगे चटक कपड़े पहनने का। पति राकेश भी ये बात खूब समझता। सुनीता देखो तो, मैंने कैसी ब्राइट रेड कलर की साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। ऐसे ही कपड़े पसंद है ना तुम्हें? यस बिल्कुल, मैं ना बस ये चाहती हूँ कोई मुझे देखे तो कहे, यार कितनी रंगीली और चटकीली लग रही है। सुनीता की मासूमियत भरी बात सुनकर राकेश भी हंस देता है। तभी वहाँ उनकी बेटी पीहू आ जाती है। माँ मुझे भी दिला दो ना इस रंग की फ्रॉक। जरूर बेटा, लेकिन पहले मम्मी की तो अलमारी भर जाए, तब जाकर मेरे और आपके कपड़े आ पाएंगे। नहीं बेटा, कल मैं आपको लेकर चलूंगी मार्केट। वैसे भी राकेश, दिवाली आ रही है ना,
और मुझे घर सजाना है। हाँ हाँ मैडम, मैं आपकी शौक जानता हूँ। पूजा में तुम्हारा कितना मन लगता है। सच में सुनीता, तुम्हारे शौक पूरे होते रहे, मैं तो बस इसीलिए कमाता हूँ। कुछ दिनों बाद सुनीता राकेश को कहती है, सुनो ना, कल से मैंने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हो सके तो छुट्टी ले लो ना ऑफिस से। मुमकिन नहीं है सुनीता, सबके इंक्रीमेंट का टाइम है। अब मैं हाफ डे ले लूंगा कुछ दिनों के लिए। सुनीता के घर आए दिन कोई ना कोई पूजा पाठ चलती ही रहती। फिर एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे राकेश भैया, सुनीता कहाँ है? मेरी बेटी का संगीत है, उसे बुलाया था, अभी तक नहीं आई। उसके बिना तो मोहल्ले का हर फंक्शन अधूरा है। अरे भाभी, आप तो जानती हैं, जरा सा कोई काम हो तो मेरी सुनीता कितने श्रृंगार करती है। यहाँ तो बेटी का संगीत है। अरे देखिए, पार्लर तो नहीं निकल गई ना। दोनों हंसने लगते हैं कि वहां सुनीता आ जाती है, सर से पैर तक सजी धजी। सुनीता किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, मेरे पीछे पड़ोसन से मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो। सही कह रहे थे राकेश भैया आप, ये तो किसी पार्लर से ही तैयार होकर आ रही है। इतना तो मैंने भी मेकअप नहीं किया सुनीता। अरे चलो ना, मेरा शौक ही क्या है, बस गाना बजाना, सजना सवरना और पूजा पाठ। अब चलो, देर हो रही है ना। बन्ना बन्नी गाने के लिए तो मैंने कितने दिनों से तैयारी की है। अब सुनीता जल्दी आ जाना, पीहू इंतजार करेगी। लेकिन जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम हो, वहाँ से सुनीता को जल्दी कौन ला सकता है घर। पूरी शाम के बाद जब देर रात सुनीता घर पहुँचती है तो, माँ, पापा ने सारा खाना बनाया है और मैंने लगाया है, चलो खा लेते हैं। हाँ, मुझे ना वक्त का पता ही नहीं चला। कल सुबह सुबह जल्दी जाना भी है। वो क्या है ना, हल्दी का कार्यक्रम है। पीहू भी देख रही थी कि माँ कितनी शौकीन और खुश मिजाज औरत है, जिसकी खुशी ही छोटी छोटी बातों में है। राकेश भी सुनीता से बहुत प्यार करता। फिर दिवाली के दिन, क्या बात है सुनीता, घर तो ऐसे जगमगा रहा है जैसे राजा राम की वापसी उनके महल में नहीं बल्कि हम लोगों के घर में ही है। और पता है, त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। भले ही ज्यादा पैसे खर्च ना करो, लेकिन साफ सफाई और सजावट बहुत जरूरी होती है। बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए त्योहारों को। चलिए, आप ये नए कपड़े पहन लीजिए। अरे वाह सुनीता, क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा कुर्ता, तुम्हारी साड़ी और पीहू की फ्रॉक, सब लाल। यस, लाल रंग शुभ और खुशी की निशानी है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट रंग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी कब आ जाए पता ही नहीं चलता। राकेश अचानक से किसी बीमारी का शिकार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1 महीने बाद। माँ कुछ तो खा लो। पापा के जाने के बाद से आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। पीहू बेटा, मेरी तो सारी खुशी ही पापा से थी। वो नहीं रहे तो मैं भी जी कर क्या करूंगी। तभी सुनीता की माँ कहती है, कैसी बात कर रही है बेटी, तेरे भी पिता का समय से पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं भी यही सोचती तो तुम लोगों को कैसे पालती। पीहू के लिए ही सही, पर बेटा तुझे जीना है। सुनीता को माँ की बात ठीक लगती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है। एक रोज सुनीता बाजार से सामान लेकर घर के पास ही थी कि मेरी बेटी की शादी का संगीत है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं जो अच्छा गाती हो। सुनीता को बुला ले, बहुत अच्छा गाना गाती है। हट, कुछ भी बोलती है। अरे पति नहीं है उसका, और तुझे तो पता है ना, बिना पति वाली औरतों को शुभ काम में नहीं बुलाया जाता। सुनीता जब ये बात सुनती है तो घर आकर रोने लगती है। क्या हो गया माँ, कोई बात है क्या? सुनीता बेटी के सामने खुद को संभालती है। नहीं बेटा, वो क्या है ना, अचानक पापा की याद आ गई। सुनीता धीरे धीरे खुद को घर के काम और पीहू की पढ़ाई में बिजी कर लेती है। एक रोज, अरे सुनीता, तेरे भाई की शादी है, लड़की इसी शहर की है। हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस बुक किया है। अरे माँ, क्या जरूरत है, ये घर इतना बड़ा तो है।
बेटा मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर होने वाली बहू के घर वालों का कहना है कि बेटी विधवा है तो। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। वो समझ जाती है कि मामला क्या है। नानी क्या खाएंगी आप? और कुछ दिन तो रुकेंगी ना हम लोगों के साथ? माँ चलो ना, देखो तुम्हारा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है। मन मार कर सुनीता भाई की शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ पर पंडित आइन कहती है, अरे नहीं नहीं सुनीता बिटिया, तुम भाई को हल्दी नहीं लगा सकती हो, विधवा हो ना। थोड़ी देर बाद, बेटा सुनीता, वहाँ नाच गाना चल रहा है, तो क्या करेगी वहाँ? यहाँ आकर बैठ हम सभी बुढ़ियाओं के पास। पर माँ मेरे भाई की शादी है। अरे लेकिन तू क्या कर सकती है बेटा, ऊपर वाले ने तो तेरे जीवन से सारी खुशियाँ ही छीन ली है। सुनीता को बहुत रोना आता है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि सुनीता का भाई कहता है, अरे दीदी, खुशी के माहौल में मनहूसियत मत फैलाओ ना। सुनीता घर आ जाती है। वो अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो सारी साड़ियाँ लाल और चटक रंगों की होती हैं। वो सभी को पैक करके बंद कर देती है। पीहू माँ के हर गम को समझती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब पीहू की शादी तय होती है। अरे कौन करेगा पीहू की शादी के सारे रस्मो रिवाज? मैं करूँगी, मेरी भांजी है वो, या फिर पीहू की बुआ कर ले। लेकिन तभी पीहू बोल पड़ती है, मैं शादी तभी करूँगी जब मेरी माँ शादी के सारे रस्म खुद अपने हाथ से करेंगी। लाल रंग की वो वाली साड़ी पहनेंगी जो पापा लाए थे, याद है ना माँ? सुनीता की आंख भर आती है। तभी पीहू माँ को ढोलक ला कर देती है। माँ जरा गा तो वो बन्ना बन्नी वाला गाना, जिससे पूरे मोहल्ले में रौनक लग जाया करती थी। सुनीता को बेटी का सहारा मिल जाता है। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन जैसे ही वो ढोलक बेटी के हाथ से ले रही होती है कि पड़ोस की बुढ़िया बोल पड़ती है, अरे ये तो अपशकुन है। अपशकुन? मेरी बेटी की शादी है। माँ से बड़ा शगुन बेटी के लिए कुछ नहीं होता। और हाँ, ये नहीं है तो क्या हुआ, इनका प्यार और नाम आज भी मेरे साथ है। समाज को बदलना ही होगा। फिर क्या, पीहू की शादी का सारा काम सुनीता बढ़ चढ़कर पूरा करती है और विधवा माँ के हाथ से ही पीहू की विदाई भी होती है। निर्मला निवास किसी रंगमंच से कम नहीं था, जहां हाथों में छड़ी लिए निर्मला किसी डायरेक्टर की तरह अपनी बहुओं को अपनी उंगली पर नचाती रहती थी। बेचारी प्रिया और सीमा पर रोज कोई ना कोई बला आई ही रहती थी, और आज भी कोई ऐसी ही बला उनका इंतजार कर रही थी। रोज की तरह प्रिया और सीमा किचन में सभी के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी प्रिया अपनी जिठानी से कहती है, लगता है बाबा जी की दी हुई वो धूप अगरबत्ती काम कर गई। आजकल घर में कलेश जरा कम हुआ है ना भाभी। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार उस बाबा जी के पास हो आई, चिंटू के लिए उसकी पेन की पूजा करवा लीजिएगा। फिर एग्जाम में जो चिंटू की पेन ऐसे दौड़ेगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। पहले तो तू लकड़ी छू। शादी के 16 साल बाद पहले ऐसे 4-5 दिन गुजरे होंगे जो हमारी सास ने हमें गालियां नहीं सुनाई, वो भी तुझे चुप रहे। और हाँ, मुझे नहीं करना चिंटू के पेन में झाड़ फूंक, ये सब कुछ नहीं होता। तू भी ध्यान रख, बेकार में ये बाबा बाबा के फेर में मत पड़ना, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। सीमा और प्रिया आपस में बात कर रहे थे। जिस शांति की चर्चा उन दोनों के बीच हो रही थी, उसे भंग करते हुए घर का इकलौता दामाद मनोज अपनी पत्नी ईशा का हाथ पकड़े घर आता है, जिसे देखते ही निर्मला खुशी से फूले नहीं समाती और जोर जोर से अपनी बहू को आवाज देने लगती है। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? अरे प्रिया जल्दी बाहर आओ, देखो जमाई जी आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। अब बैठिए ना जमाई जी, खड़े क्यों हैं? अपने ससुराल में जवाई तो आराम करते ही अच्छे लगते हैं। आराम तो मैं कर लूंगा मम्मी जी, पूरा जीवन पड़ा है आराम करने के लिए, पर इस समय मैं किसी और काम से आपके पास आया हूँ। मनोज की इस बात को सुनते ही निर्मला हक्की बक्की रह जाती है और आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी बेटी को देखने लगती है। पति पत्नी के रिश्ते में तो छोटी मोटी अनबन हो ही जाती है दामाद जी। मैं बात करती हूँ ना ईशा से। अरे तूने कुछ कह दिया क्या जवाई जी को? है? इसके बदले मैं माफी मांगती हूँ जवाई जी, पर बात क्या हुई बताइए तो। अरे अब तू ही कुछ बोल दे, पत्थर बनकर क्यों बैठी है? इस तरह मुंह सुजाने से क्या होगा?
क्या किया है तूने बता दे, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। वो क्या बोलेगी मम्मी जी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। अब तो जानती है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितना फ्लोरिशिंग बिजनेस है मेरा, दूर दूर तक फैला हुआ। इस कारण मुझे शहर से बाहर आना जाना करना ही पड़ता है। और अभी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए मुझे दुबई जाना होगा। 24 घंटे मीटिंग्स में रहूंगा। अरे मुझे तो होटल रूम में आने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और ये नए देश में होटल में बैठी बैठी बोर हो जाएगी, पर जिद किए बैठी है कि मेरे साथ ही जाकर रहेगी। घर में ही बिठाना था तो शादी ही क्यों की? मैं नहीं जानती क्या तुम्हारी सोच को? कैसे घर में शादी कर दी मम्मी तुमने? मेरी एक नहीं दो सासें हैं। मेरा पति भी तो मेरी सास ही है। पति जैसा तो कुछ बचा ही नहीं इसके। अरे बेटा, दामाद जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना। अगली बार तुझे ले जाएंगे ना दामाद जी। देखिए मान गई ईशा, अब वो कुछ नहीं कहेगी। अब आप ना आराम से जाइए। पर बात इतनी सी नहीं है मम्मी जी। दुबई तो मैं वैसे अकेला ही जा रहा हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसे छोड़ूंगा। इसे मम्मी के साथ भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मम्मी और इसकी पटती नहीं, और मेरे पीछे से ये एक दूसरे का कत्ल कर देंगी। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जब तक मैं दुबई से रिटर्न आता हूँ, आप ईशा को अपने पास रख पाएंगी तो अच्छा होगा। रख पाएंगी कि क्या बात है दामाद जी, हमारे घर की बेटी है ईशा। इसके भाग्य का तो खाते हैं हम। जिस दिन ईशा हमारे घर में पैदा हुई थी ना, हमारे तो दिन ही फिर गए थे। ऐसे ही नहीं, इसके दोनों भाई इस पर जान छिड़कते हैं। तो फिर ठीक है, मैं कार से ईशा का सामान उतरवा देता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, मुझे निकलना होगा। नमस्ते। और तभी किचन से प्रिया और सीमा हाथ में खाने की ट्रे और चाय लेकर आती हैं। और देर से आती ना तुम दोनों, अब क्या फायदा? चले गए दामाद जी, बेचारे को भूखे प्यासे ही जाना पड़ा। हाँ तो भाभी, तुम कितने दिनों के बाद तो मैं आई हूँ, उसके बाद भी ऐसा बर्ताव? लगता है तुम्हारी दोनों बहुओं को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया मम्मी। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो तो मैं गर्मा गर्म समोसे उतार रही थी ना। जीजाजी को समोसे बड़े पसंद है ना, बस उसी में देरी हो गई। 10 मिनट कार में ट्रेवल करने के बाद यहाँ पहुंची हूँ। मैं भी थक गई हूँ। भाभी प्लीज मेरे सर पर अब खड़े मत रहिए। हाँ बेटा, हाँ तू थक गई होगी, जा आराम कर ले बेटा। आराम कर ले? कहाँ आराम कर लो मम्मी? उनके सामने तो मैंने बोल दिया कि मैं अपनी मम्मी के पास रहूंगी, पर उन्हें क्या पता इस घर में तो मेरा एक कमरा भी नहीं है। ये सुनते ही निर्मला ईशा का सूटकेस उठाकर अपनी छोटी बहू प्रिया के कमरे में रख देती है। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना बेटा, तेरा इस घर से दाना पानी कोई नहीं उठा सकता। अब से तू प्रिया के कमरे में रहेगी, और दामाद जी के सामने मैंने जो कुछ भी बोला उसे दिल पर मत लगाना। तू तो जानती है कि थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी पड़ती है। कुछ देर बाद प्रिया जब अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ईशा ने उसके रूम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अच्छा आप आराम करिए दीदी, कोई बात नहीं। वो बस मैं थोड़ी देर पीठ सीधी करने आई थी। कोई बात नहीं, कुछ देर की बात है। मैं सीमा भाभी के कमरे में लेट जाती हूँ। ये अच्छा आइडिया दिया तूने बहू। तू एक काम कर, अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर सीमा के कमरे में शिफ्ट हो जा। तेरी ननद जब तक यहाँ है तेरे कमरे में रह लेगी। अभी मैं सीमा को ये कहूँ तो वो ऐसा क्यों वैसा क्यों करके 10 सवाल करेगी। अरे उससे तो तू समझदार है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, पर मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। रात को ये आ जाते हैं, फिर इन्हें जो सही लगे, वरना मैं खुद ही आपको हाँ या ना कर दूँ तो ये नाराज हो जाएंगे ना। और रात को खाने के टेबल पर खाने के साथ परोसा जाता है एक सवाल कि ईशा सोए तो सोए कहाँ। एकदम सही फैसला किया है मम्मी तुमने। ईशा प्रिया के कमरे में सो जाएगी, और प्रिया को कोई तकलीफ है तो ईशा हमारे कमरे में सो जाएगी, है कि नहीं सीमा? जेठ जी, वैसे तो मुझे और नील जी को भी आप ही के कमरे में आना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कि हम दोनों देवरानी जिठानी एक ही कमरे में शिफ्ट हो जाए, ताकि दीदी मेरे कमरे में सो पाए। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मामला सेट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम दोनों दिन भर बाहर रहते हैं, रात में हमें बस सोना ही तो है, रूम चाटना थोड़ी ना है। और बेचारी प्रिया को अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी जिठानी के कमरे में आना पड़ता है। एक तो ऐसा ससुराल, ऊपर से पति इतना होनहार कि क्या कहे आदमी। बताइए भाभी, क्या मैं हाँ नहीं कह सकती थी? कुछ सोच कर ही तो मैंने इनके ऊपर चीजें डाली होगी ना, पर इनको तो इतनी भी समझ नहीं है। मुझे क्या पता था इन महाशय को अपना कमरा छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही तो बोलते हैं, हमें तो बस रात को सोना है,
जैसे हम दोनों को तो कपड़ा, बर्तन, खाना बनाना सब बिस्तर पर ही करते ना। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन दोनों को कि खुद माँ से कहकर ईशा को तेरे कमरे से हटवाएंगे। प्रिया और सीमा मिलकर ये प्लानिंग कर लेती है कि जैसे ही रात को उन दोनों के पति कमरे में सोने के लिए आएंगे, वो दोनों पहले ही बिस्तर पर सो जाएगी और रात को खाने के बाद दोनों वैसा ही करती है। खाने का मजा आ गया ना भैया। और जो लास्ट में मुखवास रखती ना प्रिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आह। ये कहता हुआ नील जैसे ही प्रेम के कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि प्रिया और उसकी भाभी बिस्तर पर आराम से हाथ पैर फैलाए जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, अब से हम दोनों को साथ सोना है। मेरा मतलब है हम चारों को। अरे सीमा जरा उठो, हम दोनों को भी सोना है। किंग साइज का बेड है प्रिया, जरा साइड हो जाओ ना। मैं और भैया बाकी कोनों में सो जाएंगे। अरे बैठने भर तो जगह दो यार, ठंड कितनी है। आपके कमरे में तो हीटर था ना भैया, वो कहाँ गया? उठाकर ले गई तुम्हारी बहन। भाभी सपने में बोल रही है क्या? नहीं यार, पर मुझे समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लगता है मम्मी की बात मानकर हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नील और प्रेम सीमा और प्रिया को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों जैसे पत्थर की तरह हो जाती है। जिस पर कितना भी सर फोड़ लो, खून आपके माथे से आएगा। परेशान होकर दोनों भाई जमीन पर प्रिया और सीमा की साड़ी बिछाकर उस पर सो जाते हैं। भागो भागो, लगता है विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर दिया है। अपनी जान बचाओ। किसी ने कोई हमला नहीं किया भाभी, ये तो प्रेम जी के खर्राटों की आवाज है। सो जाइए। ऐसे विस्फोटक खर्राटे मेरा तो हार्ट फेल होते होते बचा है। किसी तरह सीमा की आंख लगती है कि प्रिया की नाक में बड़ी जोर की बदबू आती है। ऐसी गंदी बदबू। हे राम, लगता है जेठानी जी का पेट खराब है। मुझसे तो ये गंध बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उल्टी हो जाएगी। ऐसा साइलेंट बम कौन छोड़ता है भाई? कम से कम पहले आवाज देकर आगाह तो कर दो। मुंह ढककर सो जा। तेरे जेठ जी को रात को इसी तरह से साइलेंट बम छोड़ने की आदत है। अगली सुबह। अरे यार प्रिया, मेरी वो ऑफिस की फाइल कहाँ चली गई? आँख तो खुलने दीजिए। एक तो दूसरे के बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आती। बोलिए, किस फाइल की बात कर रहे हैं? एक ही होगी। जो भी कमरे में था सब कुछ मम्मी जी ने इसी कमरे में फिकवा दिया है। ढूंढ लीजिए, इसी कबाड़ में होगा कहीं। नील पूरे कमरे को उथल पुथल कर देता है, पर कहीं भी उसे अपनी फाइल नहीं मिलती और उसे बिना फाइल के ही अपने ऑफिस जाना पड़ता है। बड़ी ठंड है, एक काम करती हूँ, जाकर अपना हीटर तेरे कमरे से ले आती हूँ। जैसे ही सीमा प्रिया के कमरे में जाती है, वो देखती है कि ईशा और निर्मला आराम से भुजिया खाते हुए बिस्तर पर बैठी हीटर का मजा ले रही हैं। यहाँ आने के बाद ना जरा सुकून मिलता है मम्मी, वरना वहाँ तो मेरी सास दिन भर मेरे सर पर खड़ी रहती है। वैसे ये कौन सा बिस्तर है भाभी का? जो मायके से लेकर आई थी वो तो फूल से भी हल्का था, एक पैर से इधर उधर हो जाता था। ये वाला काफी मजबूत लग रहा है। कहीं तुमने तो बनवा कर नहीं दिया मम्मी? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो प्रेम लेकर आया था। ये अच्छा है, जब बहन कुछ मांगे तो भाइयों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती। और अपनी पत्नियों के लिए बड़े बड़े किंग साइज के बिस्तर आ रहे हैं, हीटर आ रहे हैं। तभी सीमा कमरे में आकर कहती है, ये हीटर प्रिया का नहीं, मेरा है दीदी। बाप रे, अब इस घर में मेरा तेरा भी होने लगा। लगता है तू भूल गई है कि अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ सीमा। इस घर का सारा सामान मेरे ही अंडर आता है, तो शांति से बाहर जा और दरवाजा लगाते हुए जाना। और हाँ, दोपहर में ईशा के मन का ही खाना बनेगा। एक तो जा रही है जान, ऊपर से आपका फरमान। ऐसे ही मेरे कमरे में देवर जी और देवरानी आ गए, ऊपर सब ये ठंड भी हमें ही बर्दाश्त करनी होगी। इसीलिए तो आप चारों को एक कमरे में शिफ्ट किया है भाभी, ताकि आप लोगों को सर्दी ना लगे। वरना मेरा क्या है, ठंड में ठिठुरती इस सड़े हुए हीटर में सो जाऊंगी। गुस्से में सीमा बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है। गैस ऑन कर दो प्रिया, जरा स्टोव पर ही हाथ सेक लूं। यहाँ तो अपना सामान इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। वही ना भाभी, मैं तो क्या बताऊं, अपने मायके वालों से बात तक नहीं कर पा रही हूँ। रात को जेठ जी के रहते फोन पर बात करना ठीक नहीं लगता। अब मेरे बोलने से उनकी नींद खराब ना हो जाए, इसलिए मैं अपने घर पर भी बात नहीं कर पा रही। ऊपर से जेठ जी के साइलेंट बम। अरे मेरा तो सर ही फट रहा है, कितने जोर जोर से प्रेम खर्राटे लेता है बाबा रे। दिन बीतते जाते हैं। सीमा और प्रिया पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उन्हीं के साथ साथ परेशान हो गए थे नील और प्रेम भी। पर बस
घड़ी को भरने में जरा सी और देर थी जो उसी रात को पूरी हो जाती है। रात को सभी खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक सीमा और प्रिया पहले ही बिस्तर पर सो जाती है। नील और प्रेम दुखी मन के साथ जमीन पर जैसे तैसे सो रहे होते हैं कि रात के 2 बजे वो लोग देखते हैं कि उनके कमरे का टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया है। ये इतनी रात को टीवी अपने आप कैसे चालू हो गया? भाभी के कमरे में कोई भूत तो नहीं है? और तभी वो जब नींद से उठकर देखता है तो पता चलता है कि बिस्तर पर उसकी माँ और बहन बैठकर आराम से टीवी देख रही हैं। अब प्रिया भाभी के कमरे में टीवी तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ टीवी देखने आ गए। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये सुनते ही प्रेम का गुस्सा टूट पड़ता है। ये सब क्या हरकत है मम्मी? कितना साथ दोगी तुम इसका? सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। 1 महीने से ये हमारे सर पर नाच रही है और तुम हो कि इसे और नचवाए जा रही हो। तुम्हारे खुद के कमरे में 2-2 बिस्तर है, एक पर इसे सुला नहीं सकती जो हमारे सर पर इसे चढ़ा दिया तुमने? अरे ना, मुझे ना फैल कर सोने की आदत है। रात को बार बार टॉयलेट जाती हूँ और कभी इस बिस्तर पर सो जाती हूँ तो कभी उस बिस्तर पर। मुझे ना भरा हुआ बिस्तर बर्दाश्त नहीं होगा बे। अब इस उम्र में तू मेरी आदतें बदलवाना चाहता है क्या? बुढ़ापे में कभी किसी की आदत बदलती हुई सुनी है तूने? भैया ठीक कह रहे हैं मम्मी। 1 महीने से हम चारों कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। रात को सोने तक दुश्वार हो गया है। ये एक आंख देख रही हो, मेरी ये तो लाल ही रहने लगी है क्योंकि बिस्तर से प्रिया की साड़ी का पल्ला मेरे मुंह पर ही गिरता रहता है और अक्सर मेरी आंखों पर चला जाता है। पर तुमने एक बार नहीं पूछा कि मेरी आंखों में ये सूजन क्यों आई? अरे जिसको भी मेरे डिसीजन से प्रॉब्लम है ना, वो आराम से मेरे घर को छोड़कर जा सकता है। बोलो मत, अभी तक मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं की, मालकिन मैं ही हूँ। निर्मला और ईशा से पूरी तरह हारे हुए नील और प्रेम, सीमा और प्रिया अगली सुबह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने मनोज को खड़ा देखते हैं। मनोज को देखकर उनकी आंखों में ऐसी खुशी जग जाती है मानो कोई उन्हें जेल से छुड़ाने आया हो। आप चारों एक ही कमरे में सो रहे थे? अरे जीजू आप आगे बैठिए ना। वो क्या है ना, घर पर तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मुझे माफ करना, ट्रिप जरा लंबा चल गया नील, पर तुम लोगों को अब और एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी ईशा को ले जाता हूँ। अरे ईशा देख, जवाई जी आए हैं। सब अच्छे से हो गया ना जवाई बाबू? बस आप लोगों के कारण सब कुछ अच्छे से हो गया। ईशा यहाँ थी तो मुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाया। 50 लाख का फायदा हुआ है मुझे, इसलिए मैं वहाँ से आप लोगों के लिए एक आईफोन और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। ये कहता हुआ मनोज अपनी जेब से 2 एनवेलप और 2 आईफोन निकालता है, जिसे देखते ही निर्मला अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है, इस सब की क्या जरूरत थी जमाई जी, पर लाए है तो अब रख लेते हो। ये लीजिए भाभी, अब दोनों ने बहुत एडजस्ट किया है, इसलिए अपने जीजू की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मनोज निर्मला के सामने प्रिया और सीमा को एक आईफोन और पैसों का एनवेलप देता है, जिसे देखकर निर्मला के तो तोते उड़ जाते हैं। और मेरे लिए क्या लाए तुम? आपके लिए तो वो खुद आए ना दीदी, और क्या हो सकता है इससे बड़ा सरप्राइज। और आखिरकार ईशा अपने ससुराल चली जाती है और देवरानी जेठानी का कमरा फिर से उनका हो जाता है।